हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो कल वीडियो बनाया था उसका पार्ट नंबर 2 है। उसका पार्ट नंबर 2 है ये वीडियो। जैसे हम 11 क्वेश्चन हम कल पढ़ लिए थे और 12वां क्वेश्चन से आज हम फिर से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो वो स्थिति और विस्तार के बारे में, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में टॉपिक चल रहा था, उसका जो दूसरा पार्ट है ये है। तो हम इसको शुरू करते हैं। पार्ट नंबर दूसरे को हम शुरू करते हैं। पहले तो यह है कि मतलब पृथ्वी, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आपको पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, वो यह है कि राज्य में कर्क रेखा बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। और अगला क्वेश्चन है, राज्य में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। राज्य में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है कि राज्य में सबसे बड़ा दिन 21 जून को वो होता है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं कि ये होता क्यों है। बड़ा दिन 21 जून को होता है। तो राज्य में उत्तरी गोलार्ध स्थित है। राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि राज्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि राजस्थान हमारा है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए राजस्थान में 21 जून को भी सबसे बड़ा दिन होगा तथा सबसे छोटी रात। और इसी दिन, अब दिन बड़ा होगा तो रात विशेष तौर से छोटी हो जाएगी। तो इसी 21 जून को रात सबसे छोटी होगी। एवं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात तथा सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति अक्षांश स्थिति हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि मतलब देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट। और इन दोनों के मध्य जो अंतर है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। ये देशांतरीय रेखाएं हैं। और ये राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान यहाँ है। तो 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट उत्तरी ध्रुव से पूर्वी 18 डिग्री और ये 69 डिग्री 30 मिनट। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय एवं अस्त राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय एवं अस्त धौलपुर में होता है। राजस्थान में जो सर्वप्रथम सूर्य धौलपुर में उदय होता है और सर्वप्रथम ही अस्त धौलपुर में होता है। इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि धौलपुर सबसे पूर्वी दिशा में तो वहाँ सूर्य उगेगा। और पश्चिमी दिशा में तो मतलब सूर्य अस्त होता है। तो मतलब धौलपुर, जैसे ये है राजस्थान है, यहाँ धौलपुर है, तो सूर्य उदय यहाँ हो गया। और यानी कि प्रवेश सूर्य का ताप, यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ प्रवेश किया पहले, तो यहीं से सबसे पहले यहीं से निकलेगा। और बाकी जिले यहाँ सब इधर है, तो इसका मतलब सूर्य अस्त भी धौलपुर में होगा। सूर्य अस्त भी सबसे पहले धौलपुर में होगा। और आगे हम बढ़ते हैं कि राज्य में सबसे पहले सूर्य अस्त और सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है। राज्य में सबसे बाद में, यानी कि राज्य में सबसे बाद में सूर्य उदय होता है बाड़मेर में। और राज्य में सबसे बाद में सूर्य अस्त जैसलमेर में होता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो राज्य के पूर्वी किनारे से
राज्य के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्य उदय में समय अंतराल, यानी कि किनारे में पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्य उदय में समय अंतराल। समय अंतराल पढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य को एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर जाने में 4 मिनट लगते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य को एक देशांतर से दूसरी देशांतर पर जाने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट, इस बात का ध्यान रखना है कि 4 मिनट लगता है। 4 मिनट लगता है का समय लगता है। तो ये रहा 47, 80, 47, 4, यानी कि 32 मिनट 188 सेकेंड, यानी कि 35 मिनट 8 सेकेंड, लगभग 36 मिनट, लगभग 36 मिनट लगता है समय। यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर 4 मिनट लगता है। तो राज्य के पूर्वी किनारे से दक्षिण पश्चिमी किनारे के मध्य सूर्य उदय में समय अंतराल ये है लगभग 36 मिनट। लगभग 36 मिनट का समय अंतराल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसी प्रदेश या क्षेत्र, किसी प्रदेश या क्षेत्र का धरातल की बनावट के आधार पर वर्गीकरण करना। यानी कि भौतिक प्रदेश मतलब किसी की बनावट, किसी क्षेत्र धरातल की बनावट के आधार पर वर्गीकरण किया हुआ है भौतिक प्रदेशों में। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण वीसी मिश्रा ने किया था। इस बात का ध्यान रखना है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने वाला शख्स था, वो था वीसी मिश्रा। वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था, और वो भी 7 भागों में किया था। कितने भागों में किया था? 7 भागों में। 7 भागों में किया था। वो पहला भाग था शुष्क मरुस्थल, और दूसरा था अर्ध शुष्क मरुस्थल, तीसरा था अरावली पर्वतमाला, और चौथा था चंबल बीड़, और पांचवा था उत्तरी सिंचित मैदान, और छठवां था पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश, और सातवां था दक्षिणी पूर्वी कृषि मैदान। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों वर्तमान में वर्गीकरण। जो अभी वर्तमान के समय हम देख रहे हैं वो देखो, वर्तमान वर्गीकरण HM सक्सेना ने कर रखा है। यानी कि जो वर्तमान में जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं 4 भागों में, वर्गीकरण 4 भागों में वर्गीकरण किया हुआ है वर्तमान में, और जो HM सक्सेना के द्वारा किया गया है। आगे इनके वर्गीकरण 4 भागों में हम पढ़ते हैं कि ये राजस्थान का नक्शा है। मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, ये राजस्थान का नक्शा है, यहाँ ये राजस्थान का नक्शा है। तो यहाँ जो देख रहे हो आप, ये भाग देख रहे हो आप, यह है अरावली, यह है अरावली, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला की यानी पूर्वी साइड में यह हो गया पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और ये जो कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला भाग है, ये आ गया दक्षिणी पूर्वी पठार के अंतर्गत। और जो ये जो पश्चिमी अरावली के पश्चिम की ओर जो बचा है वो संपूर्ण आ गया पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत। यानी कि ये 4 भागों में इनका वर्गीकरण हो गया राजस्थान का। आगे हम पढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार, ये है चारों राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब ये है थार का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। यानी कि भौतिक के प्रदेश यानी पश्चिमी मरुस्थल है थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल थार के मरुस्थल का हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और पूर्वी मैदान उत्तर का विशाल मैदान का हिस्सा है, और दक्षिणी पूर्वी पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। इनका ध्यान रखना विशेष तौर से, इनका ध्यान रखना विशेष तौर से कि इनका कि ये जो पश्चिमी मरुस्थल है वो थार का मरुस्थल का हिस्सा है, और जो अरावली पर्वतमाला वो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, और दक्षिणी पूर्वी मैदान है वो है प्रायद्वीपीय दक्षिण पूर्वी मैदान है वो है उत्तर का विशाल मैदान का हिस्सा, और दक्षिणी पूर्वी पठार है वो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। इनमें से अगर आपको पूछ ले जैसे कि पश्चिमी मरुस्थल किसका हिस्सा है, तो आपको बताना है कि मतलब थार के मरुस्थल का हिस्सा हो जाएगा, और अरावली पर्वतमाला अगर पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी मैदान का दक्षिण पूर्वी मैदान का पूछा जाए तो उत्तर का विशाल मैदान, और दक्षिणी पूर्वी पठार का पूछा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा बताना। और आगे चलते हैं दोस्तों राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्माण के आधार पर। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के निर्माण के आधार पर क्रम देखो ये है पहला अरावली पर्वतमाला, यानी सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का हो गया, सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का। और दूसरा आ गया आपके यह दक्षिणी पूर्वी पठार यानी हड़ौती वाला क्षेत्र,
दक्षिणी पूर्वी पठार यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार जो क्रिस्टियस युग युग का है। और तीसरा हम पढ़ते हैं कि पूर्वी मैदान, पूर्वी पूर्वी मैदान, ये पूर्वी मैदान आ गया तीसरा। और अरावली दोस्तों, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन युग की है। और चौथा मैदान पढ़ते हैं हम पश्चिमी मरुस्थल, यह है प्लिस्टोसीन युग, प्लिस्टोसीन युग का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम, आगे देखो ये पश्चिमी मरुस्थल को विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम पश्चिमी मरुस्थल को यानी कि हम अब राजस्थान के भौतिक जो 4 एचएम सक्सेना के 4 भागों में बांटा गया है, इनको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थल जो पहला है पश्चिमी मरुस्थल, और पश्चिमी मरुस्थल पहला है पश्चिमी मरुस्थल, ये अवशेष है 33 सागर का। पश्चिमी मरुस्थल जो किसका अवशेष है? 33 सागर का अवशेष है। और प्रमाण, प्रमाण यानी कि इसके जो प्रमाण है, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब पश्चिमी जो मरुस्थल है वो 33 सागर का अवशेष। तो यहाँ से सागर से रिलेटेड जितने भी जो यहाँ मिले हैं, यहाँ जो अवशेष मिले हैं इनके अंतर्गत हमें देखा जा सकता है और कहा जा सकता है कि मतलब जो ये पश्चिमी मरुस्थल है वो अवशेष 33 सागर का है। पहला मिला था मतलब खारे पानी की झीलों का बनना, यानी कि जो पश्चिम मरुस्थल में अधिकतर झीलें जो बनती हैं वो खारे पानी की बनती हैं। और जो दूसरा है वो समुद्री वनस्पति का मिलना, यानी कि यहाँ पर समुद्री वनस्पति मिल रही है। और तीसरा औषधि चट्टानें, औषधि चट्टानों का मिलना, यहाँ औषधि चट्टानें मिल रही है। जो कोयला है वो औषधि चट्टानों का ही है दोस्तों, कोयला औषधि चट्टानों का है, इस बात का ध्यान रखना। और कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थ का मिलना, यानी कि यहाँ कोयला एवं पेट्रोलियम पदार्थों का मिल रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पश्चिम मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिस्सा 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 विश्व के सापेक्ष ग्रेट पालियार्कटिक सहारा मरुस्थल, और भारत के सापेक्ष थार के मरुस्थल का विस्तार। थार का मरुस्थल यानी कि ये राजस्थान है, और राजस्थान ये थार का मरुस्थल ये गुजरात राजस्थान के मध्य फैला हुआ है 4 राज्यों में। ये हो गया पंजाब में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यानी कि भारत के अंतर्गत थार का मरुस्थल ये भारत की ये भारत का चित्र बनाया हुआ है दोस्तों। और ये पंजाब में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, हरियाणा में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है और गुजरात में फैला हुआ है। गुजरात में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का लगभग 60% हिस्सा, थार के मरुस्थल का लगभग 60% हिस्सा हिस्सा राजस्थान का मतलब 61.11%, यानी कि 60% हिस्सा में से क्षेत्र राजस्थान का मतलब 61.11%, 61.11% है वो राजस्थान में। राजस्थान का थार का मरुस्थल राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। और 20,000 नहीं 2,90,000 सॉरी 2,09,000 2,09,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 2,09,000 किलो वर्ग किलोमीटर 2,09,000 वर्ग किलोमीटर लगभग राजस्थान का जो राजस्थान में क्षेत्रफल है थार के मरुस्थल का वो है 2,09,000 किलोमीटर। जनसंख्या राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। ये राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है, यानी कि जो मरुस्थल है वो पश्चिम मरुस्थल है, वो ये जो पश्चिम मरुस्थल राज्य में सबसे कम जनघनत्व, यानी यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम रहती है या फिर जनघनत्व कम है, यानी कि सबसे जनघनत्व सबसे कम वाला मतलब ये भौतिक प्रदेश है। और यहाँ सबसे मतलब यहाँ वर्षा वर्षा अगर देख के तो यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 20.50 सेंटीमीटर के मध्य, यानी कि 20.50 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। पश्चिमी मरुस्थल में वर्षा का औसत पश्चिमी से पूर्व में बढ़ता है, यानी कि मरुस्थल में वर्षा का औसत पश्चिम से पूर्व में बढ़ता है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो वर्षा का जो औसत है वो बढ़ेगा। और मिट्टी, यहाँ मिट्टी की अगर देखें तो मिट्टी यहाँ विशेष तौर से रेतीली और बालू मिट्टी है। यहाँ मिट्टी की अगर देखें तो रेतीली या बालू मिट्टी है, और यहाँ उत्पादन क्षमता कम है, यानी कि इस मिट्टी में इस उपजाऊ क्षमता बहुत कम है, और यहाँ उत्पादन भी बहुत कम होता है। संगठन की क्षमता कम है, जल ग्रहण की क्षमता बहुत कम है। और खनिज खनिज यहाँ विशेष तौर से खनिज यहाँ पाए जाते हैं विशेष तौर से चूना पत्थर, जिप्सम और चूना पत्थर और जिप्सम यहाँ खनिज पदार्थ मिलते हैं। और पश्चिमी मरुस्थल में बाढ़ आती है,
यानी कि पश्चिम मरुस्थल में अगर बाढ़ आती है तो इसका कारण है भूगर्भिक जिप्सम जमाव पट्टी। भूगर्भिक जिप्सम जमाव पट्टी यानी कि धरती के अंदर ये जिप्सम की परत है, यानी जिप्सम की जमाव पट्टी के कारण यहाँ बाढ़ आ जाती है। एग्जाम्पल है कि 2006 के अंदर एक कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी, और 2012 में सांचौर गुड्डा मालानी जोधपुर में बाढ़ आई थी। इसका एग्जाम्पल, और 2022 में जोधपुर में बाढ़ आई थी। यानी कि जो पश्चिम मरुस्थल में जो बाढ़ आने का कारण है वो है जिप्सम की जमाव पट्टी। ये 2022 के अंदर जोधपुर में बाढ़ आई थी। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था देखें तो पशुपालन एवं कृषि पर आधारित है। यानी कि जो पश्चिमी मरुस्थल की जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन एवं कृषि पर आधारित है। यहाँ पर कृषि, कृषि का देखो प्रकार, विरल कृषि, चक्रीय कृषि, और ये फसल और भूमि उत्पादन की क्षमता को। पशुपालन, पशुपालन एवं कृषि पर आधारित है। विरल कृषि, क्षेत्र अधिक जनसंख्या कम। विरल कृषि, चक्रीय कृषि, एक ही सीजन में बोई जाने वाली फसलों को बदल बदल कर बोना चक्रीय कृषि कहलाता है। फसल, खरीफ की फसल विशेष तौर से बोई जाती है। और भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु बोई जाने वाली फसल मूंग और मोठ। यानी कि मूंग और मोठ को इसीलिए बोया जाता है क्योंकि यहाँ जो भूमि की मूंग और मोठ के अंदर जो जड़ें रहती है, तो मतलब यहाँ जो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति मरूदबीज प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कांटेदार वनस्पति और छोटी पत्ती या झाड़ीनुमा वाली वनस्पति। वनस्पति का नाम है जीरोफाइट्स। यानी इस वनस्पति का नाम है जीरोफाइट्स कहा जाता है। यहाँ भूमि अपर्दन का कारण, यहाँ भूमि अपर्दन होता है क्योंकि यहाँ पश्चिम मरुस्थल में भूमि अपर्दन का जो सर्वाधिक भूमि अपर्दन का कारण है वो है हवा या पवन है। यानी कि जहाँ यहाँ धूल भरी हवाएं चलती रहती है, और यही कारण है कि यहाँ भूमि अपर्दन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और पश्चिम मरुस्थल का उप विभाजन दो भागों में किया गया, यानी फिर पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश का दो भागों में उप विभाजन किया गया है। वो है कि ये राजस्थान का नक्शा दिया हुआ है, ये राजस्थान का नक्शा ए और बी के अंदर। यानी कि ये पूरी अरावली पर्वतमाला ये रही, अरावली पर्वतमाला के ये पश्चिम की ओर ये पूरा मरुस्थल है, और पश्चिम मरुस्थल है। इसको उप विभाजन ए और बी के अंदर किया गया, ये ए और ये बी के अंदर गई। यहाँ महान मरुस्थल और रेतीला मरुस्थल यानी कि ए, और बी के अंदर यानी अर्धशुष्क मरुस्थल, यहाँ अर्धशुष्क मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश वापस। ए महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल। अब इसको उप विभाजन को पढ़ेंगे। महान शुष्क यानी कि पहला उप विभाजन है वो है ए वाला, यानी कि महान शुष्क और या रेतीला मरुस्थल। वर्षा, यहाँ महान शुष्क में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसका विस्तार है बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, जैसलमेर, फड़ौदी व कुछ भागों में जोधपुर, बालोतरा और बाड़मेर का भी हिस्सा शामिल है, और इसके अंदर बाड़मेर का हिस्सा भी शामिल है। यहाँ बालू का स्तूपों की अधिकता है, यानी कि यहाँ बालू के स्तूपों की अधिकता है इस क्षेत्र में। यानी कि महान शुष्क या रेतीला मरुस्थल में बालू का स्तूपों की अधिकता है। और बालू का स्तूप, अब हम पढ़ते हैं कि बालू का स्तूप क्या है। बालू के स्तूप का निर्माण, अगर निर्माण की दृष्टि से देखें तो बालू के स्तूप का निर्माण हवा द्वारा मिट्टी के अपर्दन एवं निक्षेप के फलस्वरूप होता है। और यानी कि ये तेज हवा बहती है और इनकी गति मंद हो जाती है, तो नए स्तूप बन जाते हैं। यानी तेज हवा से मिट्टी का अपर्दन और निक्षेप के फलस्वरूप इसका निर्माण हो जाता है, यानी कि बालू का स्तूप का। और आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, मरुस्थल मार्च किसे कहते हैं। अगर पूछा जाए कि मरुस्थल मार्च यानी कि मरुस्थल या बालू के स्तूपों का आगे बढ़ना। मरुस्थल यानी कि अगर मरुस्थल है वो आगे बढ़ रहा है या विस्तार होना। एग्जाम्पल जैसे नाचना गांव जैसलमेर का है, यहाँ की मरुस्थल आगे बढ़ रहा है। या फिर देखें तो मतलब बालू के स्तूपों का वर्गीकरण। आगे हम पढ़ते हैं कि मतलब बालू का स्तूपों का वर्गीकरण। वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, यहाँ दो भागों में किया गया, एक तो ये और दूसरा ये वनस्पति के आधार पर, और दूसरा किया गया आकार एवं निर्माण के आधार पर। वनस्पति को फिर दो भागों में बांटा गया है। वनस्पति का पहला भाग थे वनस्पति रहित बालू के स्तूप, और दूसरा है वनस्पति सहित बालू के स्तूप। स्थानीय नाम, यानी कि जो वनस्पति रहित बालू के स्तूप स्थानीय भाषा के में धोरे या दरियन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम आकार एवं निर्माण के आधार पर बरखान बालू का स्तूप, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप, सब्र कापिज
बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप और तारा बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ये जो है आकार एवं निर्माण के आधार पर इतने भागों में बांटा गया है। अगर हम देखें तो बरखान बालू का स्तूप, अगर बरखान बालू का स्तूप को अगर देखें, बरखान बालू का स्तूप, इनकी आकृति अर्धचंद्राकार है। अगर पूछ ले कि मतलब अर्धचंद्राकार आकृति वाले स्तूप, यह है बरखान। और ये वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है, ये वनस्पति विहीन बालू का स्तूप है। और सर्वाधिक अपरदन एवं विस्तार, इसका जो सर्वाधिक अपरदन एवं विस्तार है और सर्वाधिक नुकसानदायक, ये जो बालू का स्तूप है, सर्वाधिक नुकसानदायक बालू का स्तूप ये है बालू का बरखान बालू का स्तूप। इसका विस्तार है भालेरी गांव चूरू के अंदर, और इसका विस्तार भालेरी गांव चूरू के अंतर्गत भी है। और मंडावा झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, देशनो बीकानेर, ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगर आगे हम पढ़ते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, आगे हम पढ़ते हैं ये रहा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अन्य नाम है सीप बालू का स्तूप, रेखीय बालू का स्तूप, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। निर्माण हवा के समांतर होने के कारण इसका निर्माण होता है। विस्तार महान मरुस्थल के अंतर्गत है, इसका विस्तार महान मरुस्थल के अंतर्गत है। आगे हम पढ़ते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अन्य नाम है अवरोधी, इसका अन्य नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का अन्य नाम है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अन्य नाम है अवरोधी बालू का स्तूप। और निर्माण हवा के समकोण पर, और क्षेत्र है अरावली के पश्चिमी किनारे के साथ। और स्थान, इसका जो स्थान है वो है बूढ़ा पुष्कर, अजमेर और सुंदा माता, जालौर, इनके दो ये अनुप्रस्थ बालू के स्तूप के दो स्थान हैं। आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों वनस्पति के सारे निर्माण। अगर वनस्पति के सारे अगर ये निर्माण देखें तो यह है पैराबोलिक बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप। और शुक्र का पिच, शुक्र का पिच बालू का स्तूप। पैराबोलिक के निर्माण का अगर देखें तो पेड़ों के सारे सारे होता है। अन्य इसका अन्य नाम है वो है हेनरपिन या झुड़ेनुमा बालू का स्तूप। और क्षेत्र है संपूर्ण राजस्थान। शुक्र का पिच, शुक्र का भी निर्माण है आँख एवं झाड़ी के सारे, विस्तार है संपूर्ण राजस्थान के अंदर। इन दोनों जो बालू के स्तूपों का पैराबोलिक और शुक्र का भी, इनका संपूर्ण राजस्थान विस्तार है, मतलब जगह जगह देखने को मिल जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि मतलब आकृति, आकृति इसके तारुनुमा होने के कारण इसे तारा बालू का स्तूप कहा जाता है। इसका विस्तार आप जैसलमेर, पोखरण, यानी जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़ में देखने को मिलता है। गंगानगर में भी देखने को मिलता है, यानी गंगानगर सूरतगढ़ एरिया के अंदर। और आगे आता है दोस्तों नेटवर्क बालू का स्तूप, यानी इसका नाम नेटवर्क। इसका विस्तार, विस्तार अगर पढ़ें तो हम हनुमानगढ़ से हरियाणा की सीमा तक, यानी हनुमानगढ़ से हरियाणा की सीमा तक इस नेटवर्क बालू का स्तूप का विस्तार मिलता है। आगे हम पढ़ते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि लाठी सीरीज क्या है। लाठी सीरीज पोखरण से मेहरानगढ़, यानी कि पोखरण से मेहरानगढ़ के बीच भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी, ये जिसे मतलब लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। ये पोखरण और मेहरानगढ़, इनके मध्य जो भूगर्भिक मीठे जल की पट्टी है उसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। और ये लाठी सीरीज जैसलमेर के अंतर्गत है। और सेवन घास यहाँ की प्रमुख है। और वनस्पति का नाम है लसीथुरस सीडिकुस। और प्रोटीन युक्त घास होती है ये सेवन घास, और दुधारू पशु के लिए लाभदायक है। और इस घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहते हैं, यानी कि इस घास को गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहा जाता है। और यह है चांदन नलकूप, जल स्रोत है सरस्वती नदी के कारण चांदन नलकूप, थार का घड़ा, चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है, थार का घड़ा कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों झील। झील के बारे में हम अगर हम पढ़ते हैं तो झील, झील यानी टाट, रण या प्लाया झील, बालू के स्तूपों के मध्य वर्षा जल से निर्मित अस्थायी एवं दलदली झील। एग्जाम्पल है जैसे जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर पोखरण, भाखरी और बिरमसर। और बालोतरा के अंदर थाबे और फलोदी के अंदर बाब, ये झीलों का, छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता रहता है। और जैसलमेर के, जैसलमेर में अगर हम पढ़ते हैं, जैसलमेर में अगर इन स्तूपों के बारे में पढ़े तो पीवना सांप, ये अगर पीवना सांप, जैसलमेर के अंतर्गत पीवना सांप है, राज्य का सबसे जहरीला सांप है। अगर पूछ ले राज्य का सबसे जहरीला सांप तो पीवना सांप, पीवना सांप। और कुलधरा गांव जैसलमेर की है, कुलधरा गांव जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया है। ये जो कुलधरा गांव है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया है।
और भूतिया या सापित गांव, इसे भूतिया या सापित गांव कहा जाता है। यहाँ व्हेल मछली का अवशेष मिले हैं, यहाँ व्हेल मछली का अवशेष मिले हैं। और राज्य का पहला कैक्टस गार्डन यहाँ पर स्थित है। और तनोट गांव जैसलमेर के अंतर्गत है। तनोट गांव जैसलमेर में। तनोट माता मंदिर भी पता है जैसलमेर में। तनोट गांव में तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में। और रख रखाव बीएसएफ के जवान इस मंदिर के रख रखाव की जिम्मेदारी है। और तनोट माता को थार की वैष्णो देवी, तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यानी कि थार की वैष्णो देवी किस माता को कहा जाता है, तो तनोट माता को। आंकल गांव समुद्री वनस्पति के अवशेष, वुड फॉसिल्स और डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। यानी आक्कल गांव के अंदर समुद्री वनस्पति के अवशेष और डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। आगे जेठवई गांव भी एक प्रमुख गांव है। यानी कि जेठवई के अंतर्गत विश्व का सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। और गोठारू गांव भी मतलब हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। यानी गोठारू के अंदर हीलियम गैस के भंडार मिले हैं। थीम है इसकी, ये आसमान से देखो पर पेड़ों से, आसमान से देखने पर पेड़ों से इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। यानी कि इसका थीम पार्क है, ये थीम पार्क है जो आसमान से देखने पर इंडिया लिखा हुआ दिखाई देता है। और ये आगे बढ़ते हैं सम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, सम के बारे में अगर पढ़ते हैं तो राजस्थान का थंडर बोल्ट और वनस्पति विहीन गांव है। ये सम जो गांव है, सम एक गांव है और तहसील भी है। अगर हम पहले वीडियो में पढ़ा है तो हम सम तहसील है जैसलमेर के अंतर्गत। और राजस्थान का थंडर बोल्ट भी कहते हैं, वनस्पति विहीन गांव भी है। और लोंगेवाला भी एक गांव है। ये यहाँ युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया गया, युद्ध संग्रहालय का लोंगेवाले। आगे हम पढ़ते हैं बाड़मेर के बारे में। बाड़मेर के बारे में पढ़ते हैं तो बाड़मेर में किराड़ू मंदिर के बारे में। बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है। गांव हाथमा गांव, ये बाड़मेर में हाथमा गांव के अंतर्गत है। हाथमा गांव के अंतर्गत है। प्रसिद्ध गांव है, प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ सोमेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ का जो किराड़ू मंदिर का सोमेश्वर महादेव मंदिर है सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और राजस्थान का खजारू कहा जाता है, इसे राजस्थान का राजस्थान के खजुराहो कहा जाता है। और राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बाटादू का कुआ भी बाड़मेर में अंदर है। बाटादू का कुआ भी बाड़मेर के अंतर्गत है। रेगिस्तान का जल महल, यानी कि इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। और माड़पुरा बरवाला यानी भूगर्भिक जल भंडार मिला है, यहाँ भूगर्भिक जल भंडार मिला है। भूगर्भिक जल भंडार या बाटादू के वे ये थे बाड़मेर जैसलमेर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगला वीडियो मैं जल्दी आपके समक्ष लेके आऊँगा। धन्यवाद।